जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों। आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान को अब चाइना से जल्द ही 40 यानी कि 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट मिलने वाले हैं और अगले कुछ महीनों में ये फाइटर जेट्स पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं और ये स्टेल्थ फाइटर जेट है। प्रॉब्लम यहाँ पर दोस्तों हमारे साथ ये है कि हमारा खुद का एम का जो स्टेल्थ फाइटर जेट है वो 10 साल दूर है अपने डेवलपमेंट के, जो कि एक बड़ी टेंशन की बात हो चुकी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों फिलहाल भारत को क्या चीज करनी चाहिए इनको रोकने के लिए, इस J-35 को काउंटर करने के लिए? ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए ये काफी जरूरी हो जाता है। और अगर भारत इन चीजों पर काम भी करेगा तो भारत पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स को कुछ घंटों में खत्म कर सकता है। सबसे पहले भारत को अपने अपग्रेडेड Su-30 MKI को 400 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस करना होगा। इसके अलावा जो हमारा इंटीग्रेटेड आकाश तीर IACCS एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें कि S-400 आकाश, MRSAM और प्रोजेक्ट कुशा है, इन्हें ज्यादा इनहांस करना पड़ेगा। और 100 से ज्यादा कैट्स वॉरियर ड्रोन हमारे पास होने चाहिए जो कि IRST सेंसर्स के साथ हों, जो कि J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एम का प्रोजेक्ट को तेज करना ही होगा। इवन दोस्तों भारत ने यहाँ पर रशिया के साथ जो FGFA प्रोजेक्ट था उससे जो दूरी बनाई थी उसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर FGFA को भारत कंटिन्यू करता तो भारत के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट आया था। अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को लगता है कि भैया रफाल बेहतर फाइटर जेट है, FGFA नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में रफाल FGFA से बेहतर है, क्योंकि अब ये सवाल उठना लाजमी है। दूसरी तरफ अगर आप हमारे MMRCA प्रोग्राम को देखें तो वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। 5th जनरेशन फाइटर जेट पर हमने कोई मेन स्टेप नहीं उठाया। क्या ऐसे में ये हमारी कोई स्ट्रैटेजिक ब्लाइंडनेस है? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, भारत को भी फैसले लेने की रफ्तार बढ़ानी होगी, खासकर कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को लेकर, प्लस एयर डिफेंस सिस्टम्स, ब्रह्मोस सक्षम Su-30 MKI अपग्रेड पर। दोस्तों अब जो वक्त है वो केवल बातों का नहीं है बल्कि तेज एक्शन का है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारत अपने ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पर काम कर रहा है और ये कहा गया है कि 2029 से 30 तक यह इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल हो जाएगा। और ये जो ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है ये 9 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। इसका डिजाइन ब्लेंडेड विंग बॉडी वाला है, स्पीड मैक 5 से ज्यादा है और इवन इसकी कई खासियतें होने वाली है, जैसे कि हीट प्रोटेक्शन सिस्टम। इसमें अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सेरेमिक कंपोजिट लगा हुआ है जो कि 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को झेल सकता है, जो कि री एंट्री के समय बनती है। इवन इसकी शेप को ऐसा बनाया गया है कि ये रडार की पकड़ में ना आए। इसके अलावा इसका लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो, इसकी बनावट इसे हवा में लंबे समय तक तेज उड़ने में मदद करती है और शॉक कम लगता है, जिससे कि इसके स्ट्रक्चर पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। इवन इसमें कंट्रोल फिन्स और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम लगे होंगे। ये इसकी उड़ान के दौरान दिशा बदलने में मदद करेंगे, जिससे कि दुश्मनों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सकता है। हालांकि इसकी रेंज का खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस HGV की जो रेंज है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसी हो सकती है, यानी कि कई हजार किलोमीटर तक। इवन ये ग्लाइड व्हीकल दोस्तों रॉकेट बूस्ट होने के लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह हवा का इस्तेमाल करके अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। ऐसे में दोस्तों इसे पकड़ना या रोक पाना मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों भारत अब केवल वो देश नहीं रह गया जो केवल परीक्षण कर रहा है, बल्कि अब असली हथियार बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ चुका है। दोस्तों इवन भारतीय सेना और जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं वो अब नेक्स्ट जनरेशन के एंटी टैंक ड्रोन्स बना रहे हैं, जो कि हर मौसम में काम करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि ये ड्रोन्स मॉडर्न बैटल टैंक्स को खत्म करने में सक्षम होंगे और ये एंटी टैंक ड्रोन्स काफी जरूरी हो चुके हैं, क्योंकि आज के मेन बैटल टैंक काफी मजबूत है। अब तो इनके ऊपर कोप केज भी लगा है, इवन एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस है, जिससे कि ये ड्रोन और मिसाइल हमले को रोक सकते हैं। मतलब साफ है कि अब कोई साधारण सा ड्रोन टैंकों को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता। अब ये जो नई परियोजना है उसके तहत दोस्तों स्पेशल एंटी टैंक ड्रोन्स बनेंगे जो GPS के बिना काम कर सकते हैं, दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देकर हमला कर सकते हैं, AI से अपने टारगेट को खुद ही पहचान सकते हैं और इवन उन पर हमला कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हें कम कीमत पर बनाया जाएगा ताकि हजारों की संख्या में इसका इस्तेमाल किया जा सके। बाकायदा दोस्तों ये जो ड्रोन्स होंगे वो जैमिंग या स्पूफिंग से भी नहीं रुकेंगे। इनमें INS और टेरकॉम और AI बेस्ड विजुअल नेविगेशन टेक्नोलॉजी लगी होगी, जिसे कि भारतीय कंपनी तैयार कर रही है। और इनमें स्मार्ट वॉरहेड्स होंगे, जैसे कि टेंडम शेप चार्जेस, जिसमें कि एक हिस्सा दुश्मन की सुरक्षा यानी कि उसके डिफेंस को तोड़ेगा और दूसरा अंदर घुसकर टैंक को खत्म करेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और डिकॉय टेक्नोलॉजी से APS सिस्टम्स को भी ये चकमा दे पाएंगे। ये ऑटोनॉमस रूप से उड़ेंगे, अपने टारगेट को पहचानेंगे और उस पर अटैक करेंगे। मतलब सैनिकों को भी खतरा कम होगा नहीं पड़ेगी। और ये इवन दोस्तों इजरायली हारोप या अमेरिका के स्विच ब्लेड वाले जो महंगे ड्रोन्स हैं उनका एक बेहतर ऑप्शन होंगे। बाकायदा ये कहा जा रहा है कि टाटा, न्यू स्पेस, जॉनर जैसी जो कंपनियां हैं वो इनका प्रोडक्शन करेंगी और हजारों की संख्या में इन्हें बनाएगी। मतलब साफ हो जाता है कि भारत अब सिर्फ टैंक से टैंक की लड़ाई नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से टैंक को हराने की दिशा में काम कर रहा है। दोस्तों आखिरकार यहाँ पर फ्रांस इस बात को लेकर राजी हो गया है कि भारतीय वायुसेना अपने मन मुताबिक हथियार राफेल पे लगा सकती है। इवन डासो एविएशन का ऑफिशियल स्टेटमेंट ही आया है, यानी कि भारत को इसमें पूरी आजादी दे दी गई है हथियारों को लगाने की। मतलब साफ है कि जितने भी हथियार इस वक्त मौजूद हैं हमारी इन्वेंट्री में, चाहे मिसाइल, बम है, उन्हें राफेल पर लगाया जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगी।
कि कितने हथियार या किस तरीके के हथियार इस पे लगाए जाने हैं। बाकायदा कंपनी भारत की टीम के साथ मिलकर काम करेगी ताकि हथियारों को सही तरीके से फिट किया जा सके और एक काम कर सके। यहाँ पर रफाल की सबसे बड़ी खासियत है इसका ओपन आर्किटेक्चर, मतलब अलग अलग तरीके के हथियार और टेक्नोलॉजी को ये अपनाने के लिए तैयार है। इसमें हम अस्त्रा मिसाइल और भविष्य में डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए किसी भी स्वदेशी हथियारों को जोड़ सकते हैं। इवन दोस्तों फ्रांस तो भारत को सोर्स कोड नहीं दे रहा है, तो फिर ये कैसे हो रहा है? क्योंकि भारत ने डासो को कहा था कि भैया हमें रफाल का सोर्स कोड दे दो ताकि भारत खुद से इस पे हथियार जोड़ सके, लेकिन डासो ने कहा कि इस रडार सिस्टम को थेल्स ने बनाया है और ये सॉफ्टवेयर काफी गोपनीय है। डासो के पास सोर्स कोड देने का कोई राइट नहीं है, यानी कि बिना किसी डासो की मदद से भारत खुद से हथियार जोड़ने में सीमित रहेगा। भले ही यहाँ पर डासो ने वादा कर दिया है कि वो भारत के साथ मिलकर हर वेपन की टेक्नोलॉजी को सही तरीके से फिटिंग भी करेगा और टेस्टिंग भी करेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम तो आएगी क्योंकि भारत को सोर्स कोड नहीं मिलेगा तो मतलब है कि भारत के पास पूरी आज़ादी नहीं होगी। डासॉल्ट सहयोग तो करेगा लेकिन तकनीकी सीमाएं भी जरूर रहेंगी। लेकिन फिलहाल तो हम यही समझेंगे कि डासो ने भारत को हथियार लगाने की आज़ादी दे दी है। पहली बार दोस्तों रशिया भारत से नाराज हो गया है Su-57E की डील को लेकर, और अभी तक खबरें तो यही आ रही थी और रशियंस बड़े खुश थे कि भारत ने कम से कम Su-57 के बारे में उनसे पूछा तो सही। Su-57 दोस्तों जो कि एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, इसे खरीदने को लेकर जो बातचीत शुरू हो रही थी वो कहीं ना कहीं अब उस पर एक अलग पेचीदा वाला मोड़ आ गया है। बाकायदा दोस्तों भारत ने रशिया के सामने एक बड़ी शर्त रख दी कि भैया ऐसा है कि हम खुद का रडार और सेंसर सिस्टम Su-57E में लगाएंगे, जिससे कि रशिया के अधिकारी और जो उनके रक्षा विशेषज्ञ हैं वो नाराज हो गए। अभी तक तो दोस्तों रशिया इस फाइटर जेट की लोकल प्रोडक्शन लाइन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इवन इसका सोर्स कोड देने के लिए भी भारत को तैयार है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है इसका रडार सिस्टम पुराना है, क्योंकि अभी भी जो Su-57E है वो N036 आइसर रडार इस्तेमाल करता है जो कि गैलियम आर्सेनेट बेस्ड है। इवन भारत तो खुद का अपना गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी बेस्ड आधुनिक आइसर रडार तैयार कर रहा है, और जो इस वक्त हमारे पास जो खुद के स्वदेशी रडार है उसमें उत्तम आइसर रडार, विरूपक्ष रडार, इवन AMCA और तेजस मार्क 2 पर भी जो रडार लगेंगे वो इन्हीं पर आधारित होंगे। और ये स्वदेशी रडार ज्यादा दूरी से अपने टारगेट को पहचान सकते हैं, जैमिंग से बच सकते हैं और पावर एफिशिएंट भी है। रशिया नाराज इसलिए हो रहा है क्योंकि अब उसकी प्रेस्टीज पर सवाल उठ रहा है। रशिया ये चाहता था कि भारत उनके पूरे पैकेज को एक्सेप्ट करे, रडार, सेंसर, सब कुछ उनका हो। उसको अब ये उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी ज्यादा कस्टमाइजेशन की आजादी उनसे मांगेगा। यहाँ पर रशियंस ने बहुत सारे ऑफर भारत को दिए थे, कहा कि भैया हम हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का इंटीग्रेशन इसमें करके देंगे, इवन रुपयों में भुगतान करने की छूट दे दी थी, सोर्स कोड का एक्सेस भी कुछ हद तक हमें देने की उन्होंने बात कर दी थी। लेकिन भारत ने कहा हम तभी लेंगे जब आप रडार और सेंसर्स इसमें हमारे लगाएंगे। मतलब साफ है कि भारत अब केवल एक खरीदार देश नहीं बनना चाहता, अब एक निर्माता देश बनना चाहता है जो कि चीजों को खुद से डेवलप करे। और AMCA और तेजस मार्क 2 हमारे आने वाले फाइटर जेट्स हैं, जिससे कि भारत का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफी बड़ा है। इसलिए भारत अब किसी भी विदेशी प्लेटफॉर्म पर अपना सिस्टम लगाना चाहता है, चाहे वो रशिया का हो, चाहे वो फ्रांस का हो या कोई और। यहाँ पर दोस्तों अगर रशियंस भारत की शर्त मान लेते हैं तो Su-57E को एक बड़ा मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर रशिया कस्टमाइजेशन की छूट नहीं देता भारत को, तो भारत को फिर रफाल या फिर F-35 पर विचार करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि रडार सिस्टम को लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है, और ठीक भी है दोस्तों। हमें पूरी तरीके से क्यों रशियंस पर भी अपनी डिपेंडेंसी रखनी है। ठीक किया भारत ने ये जो एक कहते हैं ना कि बिल्कुल आपने टू द पॉइंट बात कह करके रशियंस को ही उनके जाल में उलझा दिया। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, काफी इंटरेस्टिंग है ये चीज। दोस्तों वहीं भारत की स्टार्टअप कंपनी पेनियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने स्वायत्त M1 ऑटोनोमस एरियल प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, और ये एक ऐसा ड्रोन है जो कि खुद से उड़ान भर सकता है, अपने टारगेट को पहचान सकता है और मिशन पूरा कर सकता है, वो भी कम लागत में। इसकी कई खासियतें हैं, जैसे मैंने बताया कि ऑटोनोमस यानी कि बिना किसी इंसानी कंट्रोल से मिशन को पूरा कर सकता है, सस्ता भी है, सेना बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल कर सकती है, पूरा मेड इन इंडिया है, मिलिट्री प्लस सिविल यूज किया जा सकता है, हाईटेक सेंसर्स और AI से ये लैस है। इसका इस्तेमाल दुश्मनों की निगरानी, बॉर्डर्स की सुरक्षा, टारगेट को पहचान और हमला करना और किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों अब अमेरिका का जो प्यार जागा है इन पाकिस्तानियों के खिलाफ, वो भारत को एक बड़ी टेंशन देने वाला है। ट्रंप ने साफ तौर पर बोल दिया कि अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमेरिका को पूरा मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट देता है तो अमेरिका उन्हें अपने सबसे आधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी, यानी कि जो पहले कभी दी नहीं गई थी उन्हें, वो दे देगा। दोस्तों अगर पाकिस्तान को अमेरिकियों का सपोर्ट मिल जाता है तो हो सकता है या होगा ही कि वो भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल करेगा, खास करके तब जब उनका धूर्त फेल्ड असीम मुनीर जैसा जो नेता है उसके हाथ में पाकिस्तान की बागडोर हो। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ईरान और चाइना दोनों ही अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है।
और अगर पाकिस्तान यहाँ पर इजराइल और अमेरिका को सपोर्ट देता है और ईरान के खिलाफ खड़ा होता है तो ईरान और चाइना इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान की चाल उल्टी पड़ जाएगी, क्योंकि ईरान और चाइना का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और इवन पाकिस्तान का भी प्यार अमेरिका के लिए इतना जाग गया कि जनरल असीम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान अमेरिका की मिलिट्री मदद लेकर अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत करना चाहता है, लेकिन ऐसा करने से चाइना और ईरान जैसे देश उसके खिलाफ हो जाएंगे। भारत को यहाँ पर सावधान रहने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान डेफिनेटली भारत के ऊपर इन सब चीज का इस्तेमाल करेगा। तो चीजें बहुत है दोस्तों, भारत को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली सोचना पड़ेगा। यहाँ पर इस वक्त जियोपॉलिटिकल कंडीशन बिल्कुल चेंज होती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से आयाम यानी कि डायमेंशंस बदलते जा रहे हैं। चलिए वहीं तेजस मार्क 2 को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ गई है और कहा जा रहा है कि 2026 में इसका रोल आउट हो जाएगा। पेरिस एयर शो 2025 में एचएएल के चेयरमैन ने कहा कि भारत का तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप तैयार किया जा रहा है। इसका रोल आउट 2026 में हो जाएगा और एचएएल की पूरी कोशिश ये रहेगी कि तेजस मार्क 2 अपने टाइम पर तैयार हो और ये भारत की स्ट्रैटेजिकली और डिफेंस पावर को मजबूत करने वाला प्रोजेक्ट है। हालांकि 2026 में अगर पहला प्रोटोटाइप हमें दिखता है तो उसके बाद इसकी टेस्टिंग फ्लाइट्स होंगी और कुछ वर्षों में ये विमान इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा सकेगा। वही दोस्तों पेरिस एयर शो 2025 में साफ्रॉन और एचएएल के बीच एक और बड़ा समझौता हुआ है। दरअसल अब साफ्रॉन और एचएएल मिलकर लीप इंजन के रोटेटिंग पार्ट्स का इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रोडक्शन भारत में करेंगे। साफ्रॉन पहले से ही भारत में हैदराबाद, बेंगलुरु और गोवा में 5 प्रोडक्शन साइट चला रही है। अब हैदराबाद में एक नया एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल सेंटर भी खुलेगा साल के अंत तक। और आपको मालूम होगा कि 2022 में एचएएल और साफ्रॉन ने मिलकर साफ्रॉन एचएएल एयरक्राफ्ट इंजन नाम का एक जॉइंट वेंचर कंपनी भी बनाई थी, जो कि लीप इंजन और रफाल के M88 इंजन के पार्ट्स बनाती है। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।